दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपको ये बता देना बहुत जरूरी समझूंगा कि आज बहुत बड़ा कमाल होने वाला है। कल तक जो आंसुओं पर आंसू बहाए जा रहे थे, उन मौतों पर जो मौतें हो गई वाराणसी में, जी हां, और देश में, उसके लिए श्रद्धांजलि के आंसू बहा रहे थे वो श्री स्वयं सेवक श्री नरेंद्र मोदी जी अब मुस्तैदी से लड़ने को तैयार हैं। कोविड से नहीं, उत्तर प्रदेश के चुनाव। जी हां, उत्तर प्रदेश के चुनावों में बहुत कुछ ऐसा होने वाला है जो आपको बदला हुआ दिखाई देगा। और बदला हुआ क्यों दिखाई देगा, उसकी वजह क्या है, क्या नहीं है, यह रिपोर्ट है कारवां की, जो आपके बीच लेके मैं ही आ रहा हूं। तो अब इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अंत तक देखने के बाद इसको शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसके बीच छुपे हुए हैं बहुत से राज जो राज कर देंगे सत्ता का पर्दाफाश। तो देखने के लिए तैयार हो जाइए। रिपोर्ट का हाल है दिल तो बाद में सुनिएगा, लेकिन खबर ताजा ताजा ये है क्योंकि मोदी और शाह की मीटिंग हुई और छवि सुधारने के लिए रणनीति पर चर्चा हो रही है। आने वाले दिनों में बड़े बदलाव की संभावना है। संघ को भारतीय जनता पार्टी की बड़ी चिंता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश कोरोना से बुरी तरह प्रभावित होने के बाद लोग हाथों में लठ लेकर गए सरकार का स्वागत करने के लिए तैयार है। स्वागत करने के लिए तैयार है उन लोगों का भी जिन्होंने कोरोना काल में उनकी मदद नहीं की। सवाल पूछने के लिए तैयार हैं वो लोग भी जिन्होंने अपनों को खोया है, अपनों का दर्द अपने दिल में महसूस किया है। तब इस पर बहुत सारे अब जो है बनने लगी हैं रणनीतियां, और रणनीतियां बनने के चक्कर में अब मैं क्या बताऊं कि बैठक में यह भी हो रहा है कि छवि की कैसे भरपाई की जाए, और मोदी पर जिस तरह से सीधे हमले हो रहे हैं उससे भारतीय जनता पार्टी परेशान है। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर तैयारियां सबके सामने उजागर हो गई हैं। पर्दा जो बनाया था वो सब कुछ उठ गया है। ऑक्सीजन, बेड, दवा, वेंटिलेटर, सब जगह ये फेल हो चुकी है। गंगा में लाशें बहने से योगी सरकार पर बट्टा लग गया है। अब बट्टे पे अट्टा कैसे बैठेगा, तो वही तो इस रिपोर्ट में खुलासा है। तो देखिएगा जरूर अंत तक। रिपोर्ट है, कोई मजाक नहीं, कारवां की रिपोर्ट सीरियसली लीजिएगा। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में दोस्तों लेकर के वो खबर जो खबर दबा दी गई और जिस खबर पर चर्चा करना किसी भी मीडिया ने मुनासिब ना समझा, क्योंकि सेकुलरबाद से, और समझ जाइए, सेकुलरबाद बनाम समझ जाइए, उनके बीच बहस हो सकती थी, लेकिन वो बहस शायद कहीं टाल दी गई। वो कहीं चिताओं की धुएं में कहीं गायब हो गई, जिन चिताओं के धुएं में उन सवालों के जवाब भी गायब हो गए जो सवाल भविष्य के साथ जुड़े हुए हैं। भविष्य के साथ जुड़े हुए इन सवालों में सबसे बड़ी प्रमुख बात यह है कि आने वाले समय में देश में क्या होने वाला है। कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी के समर्थक ये दावा करते हैं कि 2024 में चुनाव नहीं होंगे। किस लिए दावा करते हैं, क्यों दावा करते हैं, इस दावे का कोई आधार मिलता नहीं है, लेकिन लोग हैं, बोलते हैं। लेकिन इसी बीच मेरी नजर एक कारवां की एक रिपोर्ट पर चली जाती है। आज अचानक पढ़ते पढ़ते कारवां की यह रिपोर्ट बहुत कुछ अपने आप में कहानी कह जाती है। वो खबर सरसरी सी जिस्म में फैला देती है, सरसरी सी कॉन्स्टिट्यूशन के पन्नों में थरथराहट पैदा कर देती है, सरसरी जुडिशरी पर सीधे से प्रहार कर देती है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसी कौन सी खबर थी जो खबर लोकतंत्र के इन खंभों को हिलाने के लिए काफी है, जबकि 2 लोकतंत्र के खंभे तो पहले से ही गायब हो चुके थे, तीसरा और गायब हो गया। हालांकि खबर सीबीआई महानिदेशक के ऊपर भी थी कि उसको कौन बनने वाला है, लेकिन वो खबर अगला हिस्सा हो सकती है। लेकिन इस खबर पर चर्चा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाले समय में संघ में मोदी जी का हस्तक्षेप बढ़ जाएगा, और जब मोदी जी का हस्तक्षेप बढ़ जाएगा तब आप समझ लीजिए कि मोदी जी के खिलाफ रखने वाले, विचारधारा रखने वाले आरएसएस के वो लोग किनारे कर दिए जाएंगे। कुछ तो कर भी दिए गए, कुछ किनारे कर दिए जाएंगे जो उनकी आइडियोलॉजी से सहमति नहीं जताते। मैं बताता हूं कि यह बदलाव कब से आना शुरू हुआ है और कब से आना शुरू और हो जाएगा। यह बदलाव आना शुरू हुआ है दत्तात्रेय होसबले के सर कार्यवाह बनने के बाद। मोदी के इशारे पर अब संघ चलने लगेगा। यह रिपोर्ट कारवां ने डाली है। 20 मार्च को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने दत्तात्रेय होसबले को संगठन का नया सर कार्यवाह कार्यकारी प्रमुख नियुक्त किया। सार्वजनिक रूप से आरएसएस नेता होसबले की प्रोन्नति को जनरेशन का बदलाव बता रहे हैं, लेकिन निजी स्तर पर कई नेताओं ने माना है कि इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुत बड़ी भूमिका है। होसबले ने कई चुनावों के प्रबंधन में आरएसएस की मशीनरी का उपयोग मोदी जी की मदद के लिए किया है। चुनावी अभियानों के लिए आरएसएस की मशीनरी का इस्तेमाल करने की उनकी तत्परता उनको ठीक वैसा ही नेता बनाती है जैसा मोदी जी को चाहिए। मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से संघ के भीतर बढ़ते अपने कद के लिए वह प्रधानमंत्री के शुक्रगुजार हमेशा रहेंगे। आरएसएस के सूत्रों के माने तो बीजेपी नेतृत्व लंबे समय से होसबले को सर कार्यवाह के पद पर नियुक्त करने की कोशिश कर रहा था। इसलिए होसबले अब संघ के लिए जाने वाले निर्णयों में प्रधानमंत्री की अधिक दखल स्वीकार्य
बनाएंगे। संघ का यह फैसला बीजेपी और आरएसएस के बीच संबंधों का संतुलन बदलने की क्षमता रखता है, जबकि आरएसएस हमेशा से इस रिश्ते में मुख्य भूमिका में रहा है। अब आप समझिए कि कहां पर शिफ्ट होने वाला है, जो मतलब पावर जो शिफ्ट है वो सीधा सीधा मोदी और शाह के हाथ में आने वाला है। जबकि जो मोहन भागवत जहां एक बार केंद्र में रहते थे, पावर शिफ्ट वहां रहता था, नागपुर के इशारे पर करी हुई बातें कही जाती थी, लेकिन अब पावर शिफ्ट हो जाएगा। तकनीकी रूप से सर कार्यवाह सर संघचालक के बाद दूसरे नंबर पर आता है। फिलहाल मोहन भागवत नंबर 1 हैं। चूंकि आरएसएस के संविधान में सरसंघ चालक को मार्गदर्शक और दार्शनिक माना गया है, इसलिए सर कार्यवाही की वास्तविक में संगठन के कामकाज को नियंत्रित करता है। जहां सर संघचालक अपने उत्तराधिकारी को मनोनीत कर सकता है, वहीं सर कार्यवाह का चयन अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा एबीपीएस द्वारा किया जाता है, जो निर्णय लेने वाली शीर्ष इकाई है। साल में एक बार एबीपीएस की सभा होती है, लेकिन इसमें पदाधिकारियों का चुनाव हर तीसरे साल किया जाता है। कार्यकारी प्रमुख के तौर पर सर कार्यवाह सरसंघ चालक से परामर्श लेकर आरएसएस के केंद्रीय पदाधिकारियों को मनोनीत करते हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक की केंद्रीय कार्यकारिणी हो, केंद्रीय कार्यकारी मंडल हो और जितना भी है वो सारी नियुक्तियां की जाती हैं। होसवाले मूल रूप से कन्नड़ के रहने वाले हैं, जिन्होंने अंग्रेजी साहित्य से अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। उन्हें आरएसएस की पूर्व सर कार्यवाह दिवंगत एचवी शेषाद्री का शागिर्द माना जाता है। वह 1968 में आरएसएस में शामिल हुए थे। आपातकाल के समय उन्होंने 1 साल जेल में भी काटा था। 1980 के दशक में आखिरी सालों में उन्होंने आरएसएस की छात्र शाखा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में काम करना शुरू किया। 2009 में उन्हें सह सर कार्यवाह नियुक्त किया गया। 2014 के आम चुनाव में होसबले आरएसएस के मतदाता लामबंदी अभियान का संयोजन करने वाले वरिष्ठतम अधिकारियों में एक थे। 2016 में पटना से अपना सामान समेटकर लखनऊ आकर बस गए और बीजेपी के लिए चुनाव प्रबंधन, उम्मीदवारों की पहचान, बूथों का प्रबंधन, जमीनी स्तर के सर्वेक्षण से राज्यों के मतदाताओं की लामबंदी तक रणनीति तैयार करने में उनकी मुख्य भूमिका रही। 2017 विधानसभा चुनावों में पहले बनाई गई बीजेपी की राज्यसभा चुनाव समिति में शामिल एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि वाराणसी संसदीय क्षेत्र की विधानसभा सीटों को छोड़कर दत्तात्रेय और उनके साथ काम करने वाले प्रचारकों की उनकी टीम ने यूपी की अन्य सभी सीटों पर उम्मीदवारों के चयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। होसवाले भारतीय मजदूर संघ, भारतीय किसान संघ, स्वदेशी जागरण मंच, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, हिंदू जागरण मंच, सेवा भारती और सैकड़ों विद्यालयों और कॉलेजों को चलाने वाले विद्या भारती जैसे आरएसएस के संगठनों के साथ उन्होंने मिलकर के एक बैठक का आयोजन किया था, जिसमें अपने सारे ये चीजें उन्होंने मोदी जी के पक्ष में तैयार की। और ये एक तरह से संघ के मूल कार्यों में पूरी तरह से भटकाव था। यद्यपि आरएसएस के कैडर और विचारधारा ने हमेशा बीजेपी के लिए एक संसाधन की तरह काम किया, लेकिन संगठन ने चुनाव प्रबंधन में कभी भी इतनी तसल्ली से हिस्सा नहीं लिया। खुद पूर्व प्रचारक रहे मोदी के संघ के साथ रिश्ता 2 दशक पहले गुजरात का मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही पेचीदा रहा है। 2014 में लोकसभा चुनाव में भारी बहुमत से बीजेपी को जीत दिलाने के बाद से ही मोदी आरएसएस और बीजेपी के बीच संबंधों में बदलाव लाने का प्रयास करते रहे। अब जिस तरह से पावर शिफ्ट होगा प्रधानमंत्री मोदी जी के पास, जो कि ये रिपोर्ट बताती है कारवां की, उसे लगता है कि आने वाले टाइम में बहुत कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। शायद इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी या योगी या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कुछ खास फर्क कोरोना में हुई मौतों से नहीं पड़ रहा है। लगता है कि उनका चुनाव प्रबंधन, आरएसएस और मीडिया उनकी डूबती नैया को पार लगा देगा। इसी सिलसिले में प्रधानमंत्री मोदी जी आज योगी जी के साथ उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों के बारे में मंत्रणा करने के लिए पहुंचे। वो खबरें मीडिया की, प्रिंट मीडिया की एक बड़ी सुर्खियां बन गई। आलोचना भी थी साथ में। आलोचना ये थी कि जब कोरोना काल इतना है, प्रधानमंत्री मोदी जी को अभी भी इलेक्शन सूझ रहा है। जबकि बंगाल का उदाहरण लें, बंगाल में जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी ने चुनाव प्रचार किया था, उस तरह फिर से एक पृष्ठभूमि उत्तर प्रदेश के चुनावों के लिए तैयार होने लगी है। जबकि कोरोना के मरीजों की संख्या अभी शायद कम होने का नाम नहीं ले रही और प्रधानमंत्री मोदी जी की शायद फिर से आलोचना होने लगने लगे कि सत्ता के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी को लोगों की मौतें भी मंजूर हैं। शायद वो आंसू भी नाटकीय लगने लगे जो उन्होंने अभी पिछले कुछ दिनों लाइव टीवी पर आकर के दिखाए थे। लोगों ने हालांकि उन आंसुओं को नौटंकी करार दिया। सोशल मीडिया ने उन आंसुओं पर यकीन नहीं किया। विदेशी मीडिया ने उन आंसुओं को मगरमच्छ के आंसुओं से कंपेयर किया। लेकिन देखना ये जरूरी होगा कि आने वाले टाइम में जिस तरह का संघ का पावर शिफ्ट प्रधानमंत्री मोदी और शाह की तरफ हो जाएगा, उसके बाद शायद स्थितियां भिन्न हो जाएंगी। जो आरएसएस कभी चुनाव के दौरान अभियान से दूर रहता था, अब उस आरएसएस के कैडर की अब आने वाले चुनावों में या आने वाले निर्णयों में एक महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थक मांग करते रहे हैं
कि उनकी कुछ मांगे हैं कि एक तो जुडिशरी सिस्टम में बदलाव होना चाहिए, नंबर 1। दूसरा, पुलिस सुधार होने चाहिए। तीसरा, जो है अधिकार मिलने चाहिए, लेबर लॉ जो है करेक्ट होने चाहिए। तो ये तीनों लॉ जो हैं इनको शायद आने वाले टाइम में बदल दिया जाए। तब देखना होगा कि क्या करेंगे आने वाले टाइम में प्रधानमंत्री मोदी जी, और कैसा होगा भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक सफर आने वाले 2024 के चुनावों में और आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनावों में। इस रिपोर्ट के साथ विदा लेता हूं मैं, मनोज कुमार शर्मा, आजाद हिंद आवाज के लिए। दोस्तों नमस्कार।